नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। काला चश्मा, सफ़ेद शर्ट, आसमान में हेलीकॉप्टर और लगते नारे। जी हाँ, ये नज़ारा है अंता में हो रहे उपचुनाव का। और आज रैली थी नरेश मीणा की, जहां पे मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। उनका साथ देने के लिए जो है आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह वहां पे मौजूद हैं। बड़ा गहमा गहमी का माहौल है। क्या कुछ रैली के अंदर निकल के आया, क्या कुछ बातें रही, वो जानने की हम कोशिश करेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और अंततः ये है कि मोरपाल सुमन, चूंकि माली समाज के वहाँ पे 40 से ज़्यादा हजार वोट हैं, तो ऐसे में मोरपाल सुमन की क्लियर विक्ट्री नज़र आ रही है। मैं कह रहा हूँ साहब, ये क्लियर विक्ट्री नज़र आ रही है तो ये कौन फिर वो व्यक्ति है जो ये कहता है कि वहाँ पर विभाजन लगा और विभाजन लग रहा है, तो विभाजन को कैसे बैलेंस किया जाए, डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। तो फिर और मंथन हुआ, मंथन और चिंतन का दौर चलता है भाजपा में कि और क्या किया जाए। उन्होंने कहा ये करो कि वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा दोनों को एक रथ पे सवार करके, रथ जैसा काम कुछ हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव में रथ चल गया। मोरपाल सुमन बीच में और इधर उधर दोनों बड़े राजस्थान के, एक तो मुख्यमंत्री और दूसरी जनाधार वाली नेता। अब बीजेपी किस बात को लेकर आश्वस्त है कि ये संसदीय क्षेत्र 12 और झालावाड़ वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह के अंडर में आता है, अंडर में है। तो भाजपा को ये आश्वस्त अंदर से है कि भाई यहाँ पर बड़ा नुकसान हमें नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र है, बिड़ला हार गए, झुंझुनू पिलानी कहाँ से। तो अब डर भी है और ये भी है कि, लेकिन कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अंततः उपचुनाव भाजपा हार जाती है तो ये बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला कि साहब इसका दोषी कौन है, क्योंकि इतने सारे दोषी सामने आ चुके हैं कि गिनना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। खैर अंततः ये हुआ कि चुनाव प्रभारी भी दुष्यंत सिंह को वहां पे बना दिया गया। अब जब दुष्यंत सिंह को बना ही दिया था तो इनको जाने की जरूरत नहीं थी जयपुर से। मैं इतना भी बता दूं आपको, कतई किसी को जाने की जरूरत नहीं थी। जब भाजपा ने दुष्यंत सिंह को प्रभारी बना दिया था, फिर अंततः की तरफ मुंह पीट करके भी नहीं छोड़ी थी, मुंह करके भी नहीं छोड़ा था भाजपा को, अपने आप जीत लेते, है ना। लेकिन गर्माहट बताने जरूरी है। ऐसे कांग्रेस में क्या हुआ कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार के बड़े मुकदमे प्रमोद जैन भाया पे दर्ज हैं, और ऐसा ही मुकदमा उन पे दर्ज है जैसा मुकदमा कंवरलाल मीणा पे दर्ज है, एसडीएम को पिस्टल दिखाने का। आप इस चुनाव में इतने सारे यूट्यूब के चैनल वहां पे काम कर रहे हैं, हम सब लोग काम कर रहे हैं, 3 प्रत्याशी हैं, एक एसडीएम को पिस्टल दिखाता है बिल्कुल और जेल चला जाता है कंवरलाल मीणा। ठीक है। अब बाकी 3 प्रत्याशी बात कर रहे हैं। एक प्रमोद जैन भाया है, उनके ऊपर भी ये मुकदमा है एसडीएम को ये पिस्टल दिखाने का, और बाकी 11, 12, 19 मुकदमे और हैं जिनमें हाई कोर्ट ने मना कर दिया था बाद में कि ये, उन्होंने कहा था कि ये हमारे ऊपर दुष्प्रेरणा से किया गया। तो ठीक है साहब, दुर्भावना से लगाए गए हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कोई दुर्भावना नहीं है, मुकदमे हैं जैसे हैं। तो भाया खुद आरोपी हैं भ्रष्टाचार के। उसके बाद मोरपाल सुमन है, बिल्ली के भाग से छीका टूटा। बिल्कुल। लेकिन मैं उनको भी आरोपों की जद में मानता हूं कि अगर उनको 4 ठग कह रहे हैं कि भाई आप 20,000 जमा करा दो, आपका टिकट हो गया है, और वो 20,000 जमा कराने के लिए बेटे से कह रहे जमा करा दो, अब बाद में आप एफआईआर कराते घूम रहे हैं। नहीं, इसमें एक बड़ा अच्छा एंगल और देखने को मिला सर। इसमें मोरपाल सुमन को नरेश मीणा के मैंने कई भाषण वक्तव्य सुने, बोले उनको कुछ नहीं कहूंगा, वो खुद किसान के बेटे। अरे वो तो क्या कहेंगे किसी को, है ना। अब नरेश मीणा एसडीएम को पिस्टल तानने वाली विधायक का क्षेत्र, एसडीएम को पिस्टल थप्पड़ मारने वाले प्रत्याशी का क्षेत्र, और एसडीएम पे पिस्टल तानने वाले प्रमोद जैन भाया का क्षेत्र, ये मुकदमे में दर्ज है। तो अब राजनीतिक जो शुचिता है, राजनीतिक शुचिता मुझे
कहीं दूर दराज तक दिखाई नहीं देती। एक और परसेप्शन वहां से निकल के आया है कि साहब नरेश मीणा, मोरपाल सुमन को सारे माली वोट कर रहे हैं। ऐसा वहां पे जो अंदर खाने क्या, वहां तो सब खुले में बात करते, चाय की थड़ियों पे कस्बों और मतलब बिल्कुल एकदम ग्रामीण राजस्थान है, पूरी तरीके से सजा हुआ है। वहाँ ही चर्चाएं चलती है चाय की थड़ियों पे कि माली वोट मोरपाल सुमन को जा रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ राघव शर्मा, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनीति की पत्रकारिता कर रहे हैं, और मुझे लगता है कम से कम 3-4 चुनाव आपने देखे होंगे। क्या वाकई में अशोक गहलोत की स्वीकार्यता माली समाज में 0 है? अब 2,27,000 वोटों को, मतलब मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाऊं कि एक कोई प्रत्याशी थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं चूंकि वहां बैठा था तो उन्होंने कहा कि ये 8-10 लोग हैं और इनके पास वोट है, इनके पास वोट है, ये चुनाव जिता सकते हैं। तो हमने सोचा उठ के चले जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं आप बैठो, आपसे तो कोई वो नहीं है। तो मैं वहाँ बैठा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कितने वोट हैं? उन्होंने कहा मेरे पास इतने वोट हैं। अच्छा, जिला परिषद का चुनाव था, टोटल वोट थे वहाँ पे 12,000। उन्होंने कहा तुम्हारे पास कितने वोट हैं? मेरे पास इस समाज के इतने वोट हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 60,000 वोट हो गए थे सारे इनके। अच्छा, कागजों में ऐसा आज भी देखने को मिला। किसी ने दावा किया कि इतने वोट, किसी ने दावा किया इतने वोट, भाई वहाँ 60,000 वोट हो गए। हमने कहा वोट ही वहाँ 12,000 है भाई। तो धरातल जो है वो धरातल कुछ और है, आसमान कुछ और है, और जो बीच का जो ये जो सैलाब है बीच का, नरेश मीणा जिस पे कह रहे थे मंच टूटने वाला, उतर जाओ। मंच किसका टूटने वाला है, या मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, या किसका सपना टूटने वाला है, लेकिन क्या जनता की ताकत इस चुनाव में किसी पार्टी को दिख पाएगी? कोई भी कैंडिडेट चुनाव जीते, वो तो उतने ही वोट से जीत रहा है, 30,000 से 35,000 से 40,000 वोट उसको मिल रहे हैं। तो 5-7 हज़ार वोटों की जीत, 10,000 वोट, 20,000 वोटों की जीत मान लीजिए। तो ऐसे में जो तबका वोट नहीं कर रहा है, और पूरे राजनीतिक दल वहाँ पे हावी है, और बूथ मैनेजमेंट किया गया, 247 बूथ हैं अंता में, 247 बूथ की रिपोर्ट है सबके पास। कौन बड़ौदा है, कौन बंगलौर गया हुआ है, कौन बंगाल गया हुआ है, कौन कोटा में रहता है, उसके परिवार को कहाँ से कहाँ लाना है। सारा मैनेजमेंट होने के बाद अगर 100% वोट नहीं पड़ रहा है, सारा मैनेजमेंट होने के बाद अगर 60% वोट पड़ रहा है, तो फिर सोचने का विषय है कि हमने किसको जगाया, किसको जिताया, और किसको अपने अधिकारों के लिए अपना अग्रणीय नेता चुना। ये बड़ी बात। निश्चित तौर पे जैसा कि देखा जाए, बातें आज मंच से काफ़ी सुनने को मिली। हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो जो है आरएलपी के, खुद की पार्टी के, 2028 के अंदर खुद की सरकार बनाने का सपना लेके चले, एक मिशन के तौर पे उसको लेके चले, जिसके तहत वो हर जगह भाषण में संबोधन करते हुए भी दिख जाते हैं। अंता के लिए उन्होंने बात की है, बोले अंता का मतलब है अंत होना, तो कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ अंत हो जाना चाहिए और हमारा उदय हो जाना चाहिए। खैर ये तो भविष्य बताएगा कहाँ किसका अंत होने वाला है, किसका उदय होने वाला है। बाकी काफी जुमले आज सुनने को मिले। नहीं, ऐसा नहीं है, वो संस्कृत का आपने श्लोक सुना होगा, अंत है अस्थि प्रारंभ है, ये उनको पता नहीं होगा, इसलिए उनने ऐसे बोल दिया। अंत का मतलब अंत करना है, अंत है अस्थि प्रारंभ, ये जागृत करने का श्लोक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये विद्वता की बात है। ऐसे किसी के संग कुछ भी जोड़ दो, इसका ये है उसका वो, ऐसे नहीं होता। अगर अंता नाम है तो वो प्रारंभ का, उदय का, सूर्योदय का है, प्रारब्ध का। वहीं साथ में जुमले सुनने को मिले आज, चोर चोर मोसेरे भाई, एक सरप्राज तो दूसरा नागराज। कांग्रेस और बीजेपी को जो है जम के कोसना, ब्राह्मणों को साधना। ब्राह्मणों के लिए हनुमान बेनीवाल की एंट्री हुई। हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पे कहा कि ब्राह्मणों को शुक्रिया हमको भी कहना चाहिए, क्योंकि भजन लाल को लाने में, मैडम को हटाने में हनुमान बेनीवाल का आरएलपी का बहुत बड़ा योगदान रहा। राघव, आप के मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि मैं बहुत उसी बात पे ले जा रहा हूँ कि आप जब उसका लाइव देख रहे थे तो जो जेस्चर पोस्चर था एकदम वो गड़बड़ा गया था, बॉडी लैंग्वेज। बिल्कुल, आप बॉडी लैंग्वेज, उन्होंने कहा यार मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया ब्राह्मण, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया।
उन्होंने इमीडिएट बड़े खाटी, हनुमान बेनीवाल खाटी नेता है भाई, बिल्कुल। उन्होंने इमीडिएट उसको रफू किया हाँ कि अब इसको रफू कैसे किया जाए। उन्होंने कहा देखिए यहाँ ब्राह्मणों के वोट है और ऐसा है वैसा है, और अब ब्राह्मणों ने ही तो वो भूमिका निभाई है, हाँ ब्राह्मणों ने भूमिका निभाई है। तो वो उनका जो जैसे प्रोचर उस समय देख रहे थे, मैं बॉडी लैंग्वेज नोट कर रहा था, वो गड़बड़ा गए थे कि यार ये क्या बोल दिया ब्राह्मणों के लिए, इधर ब्राह्मण भी वोट कर रहे हैं और नीचे से और भी आ रहा था, वो कह दिया बोले आरक्षण में मैंने भी नाम लिख के दिया था कि ब्राह्मण सवर्ण को मिलना चाहिए। दो नीचे से गर्दन झुका के 2-4 वैसे ब्राह्मण ही वोट डाल रहे थे, मत करना कुछ भी। अच्छा अच्छा ठीक है, वो बोले ब्राह्मणों ने तो वसुंधरा वोट है, बिल्कुल। तो साहब उन्होंने उसको पॉलिश किया। ठीक है, मैं आज रैली के उस पर आता हूँ कि हनुमान बेनीवाल का जो भाषण मैंने आज देखा, जो एक शेर की दहाड़ होती है वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। अलबत्ता ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि जैसे एसडीएम कांड जो था पहले नरेश मीणा का, तो उसको बढ़ावा कहीं ना कहीं दिया गया। बोले एक थप्पड़ मारा, मैं होता तो 5 थप्पड़ मारता। नहीं ये नहीं, मैं मतलब ये तो चलो वो तो बड़े प्रखर प्रचंड प्रकांड नेता हैं वो तो लेकिन वो अंत्येष्टि प्रारंभ में भी थोड़ा उनको गड़बड़ा गए और ब्राह्मण वाली बात पे थोड़ा गड़बड़ा गए। मैं देख रहा था हनुमान बेनीवाल इतना गड़बड़ाते नहीं है, वो ठोका ठाकी वाले नेता हैं। वो आते हैं और पिच पे आते ही और स्टेट 6 126 मीटर 135 मीटर उठाते हैं। लेकिन आज वो जितनी सधी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे पिच पे, मतलब मैं उनको देख रहा था कि ये हनुमान बेनीवाल का तेवर नहीं है। अच्छा वो अनकंफर्ट इसलिए भी थे कि एक तो क्या है ना, एक तो शेर अकेला चले और शेर को ये कह दिया जाए आपके पीछे इधर भी शेर बैठा है, इधर भी शेर बैठा है, उधर भी शेर बैठा है, उधर भी शेर बैठा है, तो शेर झुंड में तो चलता नहीं है क्योंकि उसको सुरक्षा का भय नहीं है। तो वहाँ पे क्या है कि हनुमान बेनीवाल को लगा कि यार क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, और कुछ गड़बड़ अपने कारण नहीं हो जाए जो इस छोरे की, तो उन्होंने सदी हुई बैटिंग की। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा था, मैं पूरे विश्लेषण आपको कर रहा हूँ उस रैली का, मुझे वो रैली में हनुमान बेनीवाल का रुख आपको वैसा रुख कड़ा रुख नजर नहीं ना, स्टार बल्लेबाज है तो राजस्थान की, जिसमें तो उनको हाँ लास्ट में भी बोला गया बिल्कुल राजस्थान की कोई ऐसी पिच नहीं है जिसपे हनुमान बेनीवाल गोविंद डोटासरा खेल नहीं पाए। बिल्कुल धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, उठा उठा के शॉट मारते हैं। लेकिन वहां मैंने देखा कि बहुत सदी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे और उनने वो ब्राह्मण वाली बात को भी इमीडिएट पॉलिश किया, ओवरलैप किया, रफू किया कि भाई ये क्या बोल गया मैं। तो ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा ऐसा नहीं है कि अभी मैं चीख के कह दूं कि जीत उसके पाले में। बिल्कुल निश्चित तौर पे चीज़ें वही बार बार घूम के आती है। मुख्यमंत्री के बारे में जो बार बार बातें हनुमान बेनीवाल कहते हैं, वही बातें हमेशा यहाँ भी कही गई कि आईएएस ऑफिसर्स जो है बस सिर्फ जहाँ साइन करना होता है वहाँ पे बता देते हैं, वो बात करते रहते हैं, उन्हें बताया जाता है आप सीएम है। और इसी के साथ वसुंधरा राजे को भी आड़े हाथों लेते हुए बोले उन्होंने जाटों को भी ठगाया, कभी किसी की बहू बन जाती है, किसी की बेटी बन जाती है, किसी की बुआ बन जाती है, तो इस तरह से अन्य जातियों को ठगा है। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं, ये जो लोग राजनेता इस तरह से बोलते हैं ना कि मुख्यमंत्री केवल साइन करता है, मुख्यमंत्री केवल लास्ट का पेज देखता है, तो मैं उन सब लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या मुख्यमंत्री कोई शर्मा हो या कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, कौन से प्रदेश का मुख्यमंत्री है मुझे ऐसा बता दो जो रात दिन बैठ के फाइलें पढ़ता रहता हो। 400 500 पेज की फाइल होती है। ये तो खुद का अपना एक अनुभव होता है कि हम बोलने क्या जा रहे हैं। और हजारों फाइलें राजस्थान में आती हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री की नोटिंग चाहिए होती है। नोटिंग का मतलब रीडिंग थोड़ी होता है, स्टडी थोड़ी होता है, उनको कोई क्लर्क थोड़ी बनना है। राजस्थान को 5 करोड़ 5.5 करोड़ से ज़्यादा के राजस्थान को चलाने के लिए भाई 50 जगह घूमना, इधर घूमना उधर घूमना। मैं कोई किसी मुख्यमंत्री वकालत नहीं कर रहा, लेकिन ये जब हम कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री लास्ट पेज देखता है, क्या करेगा? फाइल पढ़ता रहेगा बेटा बेटा, लाओ भाई ले आओ, आ जाओ, जमा दो यार 500 फाइल, लाओ चाय, लाओ समोसा। ऐसा थोड़ी होता है, यही करते हैं साहब। इस पे ये चलो नोटिंग कर देखिए प्रैक्टिकल बात तो ये क्या है कि व्यंग है, ये क्या राजनीतिक व्यंग है। इसके जरिए ये बताया जाता है कि भजनलाल शर्मा कमजोर हैं, भजनलाल शर्मा सरकार नहीं चला पा रहे, लेकिन भजनलाल शर्मा तो चला ही रहे सरकार, निश्चित तौर चला ही रहे। और अभी अंत मान लो जीत जात लिए, ये बीजेपी टिकने देगी किसी को? भाई साहब ये दौड़ा दौड़ा के
ये बीजेपी टिकने देगी किसी को? इनके पास प्रवक्ताओं की एक फौज है पूरी। हालांकि यहाँ पे उतने दमदार नहीं है तो यहाँ भी, लेकिन यहाँ उतना घमासान नहीं बचा रहता। लेकिन अगर मान लीजिए अंत जीत जाती बीजेपी, बीजेपी टिकने नहीं देगी किसी को। बिल्कुल। हाँ, और कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस जीत गई तो डोटासरा के लिए आवेदन है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही डोटासरा मजबूत हुए, और किसी को कोई नहीं मार रहा राघव, किसी को कोई नहीं मार रहा है, ये गलत बात है बिल्कुल। वो मैं एक शेर परसों भी कह रहा था कि खंजर से करो बात ना तलवार से पूछो, मेरा कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। तो किसी को कोई नहीं मार रहा है। डोटासरा जैसी हवा, मतलब एक हवा बनने लगी डोटासरा की, कांग्रेस में ये हवा फैला दी कि साहब सचिन पायलट वो बन रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। लो भाई ये तो और उन्होंने कहा कि साहब भजनलाल बोले साहब गुजरात मॉडल लागू करने की बात चल रही है, 3 मुख्यमंत्री राजस्थान में आएंगे। अच्छा ठीक है साहब, अब कौन बचा? अब बताओ कौन बचा? आप आम आदमी, और आम आदमी की तो पूरा मामला सुबड़ा साफ है यार। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह राज्यसभा सांसद, आरएलपी बची, आरएलपी का एक विधायक नहीं है ना, ठीक है ना। अपन आप घर के अंदर ही नहीं है, रेस में नहीं है, तो बाहर से तो कुछ भी कह लो कि ये इसमें ये कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है ना। राजस्थान में मैं आपको बता दूं, घनश्याम तिवाड़ी, किरोड़ीलाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, ये 3 बड़े दिग्गज थे जो दावा कर रहे थे कि राजस्थान की राजनीति में त्रिकोणीय संघर्ष पैदा हो जाएगा। रविंदर सिंह भाटी बने हैं, बड़े युवाओं के नेता हैं, उनके मतलब बड़े लाइक फैन फॉलोइंग बहुत खतरनाक वाली, भयंकर वाली। रविंद्र भाटी को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जाना पड़ा कि महाराज जी हमारे टावर दे दो, ये दे दो, ये दे दो। जो सरकार है वो अपने आप में प्रभावशाली है और अपने आप में तुर्रम खाए। अब अंता की जनता को ये सोचना है कि भाई वहाँ पे आप अंता जाइए, देख लीजिए, ऐसा आपको अंता नहीं मिलेगा कि कोई मतलब इन 2 सालों में या पिछली गहलोत सरकार में लगातार सड़कें बना दी, हर घर तक नल पहुंचा दिया, लोग खुश हैं, लोग खुश हैं। आप जा रहे हो, कह रहे अरे साहब अंता, अरे बोले साहब अंता। तो मैं आपको, जो सांसदों ने गांव गोद लिए थे ना, आज 2014 में प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी कहते हैं प्रधानमंत्री जी के भाई वो सांसदों ने गांव गोद लिए हैं। खुद प्रधानमंत्री का गांव जयपुर है, बनारस के पास, वहां से लेके, और मैं किसी सांसद के गांव को आप मुझे बता दीजिए अभी गोद से उतार दे तो अभी गिर जाए, उठने चलने लायक नहीं है। बिल्कुल, जो गांव गोद लिए थे वो गोद में ही है अभी तक, और अभी तक रो रहे हैं गोद में। बिल्कुल, जिन सांसदों ने गांव गोद लिए थे वो गोद में ही रो रहे हैं अभी तक। और अभी अब कितने साल हो गए? 10 साल हो गए भाई, और उनको उतार दो, अभी चलने लायक नहीं, अभी भी वो गिर पड़ेंगे, घुटने नहीं चल सकते भाई। तो राजनीति बड़े बड़े बयान का वो है, स्टेज है, एक भाग है। राजनीति झूठे दावों का बड़ा भाग है। राजनीति भौकाल रच दो, उसका एक खंड है। राजनीति ऐसी नहीं है कि राजा बिल्कुल भाव विहल होके और ये सोचता रहे कि प्रजा की आंख में आंसू ना हो, प्रजा के पेट में रोटी हो, प्रजा के वस्त्र लकदक हो, और प्रजा के लिए जीवन उमंग हो, उत्साह उत्सव हो। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने आज पूरी तरीके से हाथ जोड़ के ये तो कह दिया कि एक बार तो नरेश मीणा को विधानसभा भेजो, लोकसभा में तो मैं लड़ लेता हूँ, विधानसभा में तो कोई लड़ने वाला है नहीं। और इसी के साथ में जैन जी को भी साधने की बड़ी कोशिश की। जैन जी के बारे में भी हनुमान बेनीवाल बोले कि जैन जी ने इतने बड़े आंदोलन कर दिए, नेपाल के अंदर क्रांति देखी, तो जैन जी की श्रेणी के अंदर लेके आना चाह रहे, क्या चाह क्या रहे हो? वहाँ कोई जैन जी नहीं है, वहाँ बच्चे पिट जाते हैं माँ बाप से 3 बार दिन में। कोई जैन जी नहीं है। ये तो क्या है, ये भी राजनीतिक गंभीरता का सवाल मुझे लगता है। वहाँ कोई जैन जी नहीं है। वहाँ पे इधर बाप रहता, ग्रामीण क्षेत्र राजस्थान का, कोई दिल्ली नहीं है वो, कोई बेंगलोर का कोई पॉश कॉलोनी नहीं है, अंता है। इधर बाप रहता है, बेटा उधर से निकलता है घूम के 4 किलोमीटर दूर से, है ना। कोई जैन जी नहीं है वहाँ पे। और ऐसी कोई नहीं है, वो पिताजी मम्मी का मोबाइल चला रहे बाकी बच्चे, है ना, ठीक है।
जब इस तरह की हम बात करें, हकीकत की ये बात करें सोचना, तो काफी चीजें हैं, डेवलपमेंट देखिए, काफी हो चुका है, लेकिन ये आप हकीकत समझिए, है ये और बात। राजनेता कैसे बयान देते हैं कि जैन जी, अरे भैया कौन जैन जी, यहाँ कोई जैन जी नहीं है, बाप ने कह दिया बेटे से बेटा ये करना है, कौन क्रांति घर में ही जो कर ले वही क्रांति है वहाँ पे। और मैं जैन जी ने नेपाल में क्रांति की, फलाने देश में की, वहाँ की, हमारे यहाँ पे 2 साल के बच्चे को भी कह दो तो वो भारत माता का झंडा उठा लेता है। बिल्कुल। ये भारत के हमारे ब्लड में इंजेक्ट हो चुकी है देशभक्ति। कोई बृहद रूप में इस देश में सरकार के खिलाफ लोग हो सकते हैं किसी बात को लेके, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि देश में इस तरह का आंदोलन हो जाए। आने वाले 100 साल की संभावना नहीं है भारत में, निश्चित तौर पे बिल्कुल, क्योंकि भारत का सिस्टम भी कुछ इस तरह का हमारे बना यहाँ हुआ किसी है, को चीजें कह दो, बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल हमारे यहाँ किसी को भी कह दो 41 करोड़ भैया तो ये देश के लिए जान देनी, वो अभी इमीडिएट तैयार है। बिल्कुल, ये जज्बा है ये देश के जज्बा है, अंदर, बिल्कुल यूथ nationality में भी है है, इस देश सभी में, में। हाँ। बिल्कुल ओवरऑल अगर हम लब्बो-लुआव की बात करें, अंता विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की, जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, हनुमान बेनीवाल की एंट्री, हनुमान बेनीवाल को, हनुमान बेनीवाल की आरएलबी पार्टी, हनुमान बेनीवाल के सिद्धांतों को, हनुमान बेनीवाल के बातों को लेके जो है काफ़ी भारी बातें रखी गई थी, भारी बातें कही जा रही थी। एज एन मीडिया एक्सपर्ट आप क्या मानते हैं, इनका कोई असर चुनाव पे पड़ेगा? क्या नरेश मीणा जो है इस चुनाव के अंदर उभर पाएंगे? क्या नरेश मीणा को हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट लेके, आरएलपी का सपोर्ट लेके, या अन्य जो दूसरे नेता जिनको इकट्ठा किया है नरेश मीणा ने, उसको अब क्या कितना प्रतिशत फ़ायदा मिल पाएगा? कितना सही कितना गलत, चंद्रशेखर जी की जुबान से। देखो हनुमान बेनीवाल भी जानते हैं इस बात को, नरेश मीणा मेरी भी नहीं सुन रहा जीतने के बाद, राजेंद्र गुड़ा भी जानते हैं इस बात को, मेरी भी नहीं सुन रहा। अगर नरेश मीणा जीत जाते हैं, मुझे ये नहीं कहा, मुझसे हो नहीं पाता कि मैं किसी को तो महिमा मंडन कर दूं और किसी को बिल्कुल अनावरत कर दूं। इसमें किरोड़ी लाल जी को भूल रहे अपन अभी, है ना? नहीं, वो पार्टी याद नहीं कर रही, हमारे बोलने से क्या पार्टी याद नहीं कर रही, बीजेपी को याद करना चाहिए, हमारे बोलने से कुछ नहीं, हम तो याद है ना? तो ऐसा ये तीसरे जो धड़ा है राजस्थान में, तीसरा धड़ा लगता नहीं है कि कभी इतना बलशाली हो जाएगा। जैसे बिहार में निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गए थे, हाँ आपने, बिल्कुल, तो ऐसा कोई, मुझे राजस्थान में रविंद्र सिंह भाटी और नरेश मीणा और 2-4 और पैदा कर दो, और 2-4 बड़ी युवा शक्ति खड़ी कर दो, ऐसा नज़र नहीं आता कि भाई राजस्थान में कमिटेड वोटर, जो पार्टियां गेन कर चुकी है, जो पार्टियां, मतलब पार्टियों के पास कमिटेड वोटर बहुत ज़्यादा है। राघव भाई, ट्रेडिशनल वोटर्स राघव भाई ऐसे ना, बहुत बड़ा ऐसे है। मुझसे ऐसी हवा की बात मुझसे नहीं होती। बिल्कुल 35, 40% वोट है, फ्लैक्चुएट वोट होता है, उसी पे सारा खेल टिका रहता है। लेकिन कमिटेड वोटर राजस्थान में कांग्रेस के पास भी खूब है, बीजेपी के पास भी खूब है। अब आप उसमें से ये कह रहे हो कि भाई उस पूरे वोट में से एक बड़ा हिस्सा, इनका 25 और उनका 25 निकाल के, और सारा ये जैन जी या ये बदलाव कर दिया जाए। बदलाव कर देगा, मुझे कहीं कोई बदलाव नज़र नहीं आता। राजस्थान में ट्रेंड चला आ रहा है, इस बार कांग्रेस, उस बार बीजेपी, उस बार बीजेपी, इस बार कांग्रेस। हिमाचल में ट्रेंड चला आ रहा है, इस बार बीजेपी, इस बार कांग्रेस, इस बार बीजेपी, इस बार कांग्रेस। आप बीजेपी ने अपना जनाधार खोया है, आप लोकसभा की स्थिति देख लीजिए, 2 बार टकाटक 25-25 जा रहे थे। इस बार इन्होंने प्रयोगवाद लिया, प्रयोगवाद सारा लिया, इधर चौधरी, उधर चौधरी, उधर चौधरी, इधर चौधरी, है ना? मतलब मैं ये जाति का नहीं बोल रहा, मैं सब उनको ऐसा कर दिया कि भाई साहब हम टिकट देंगे, हमें पता है कैसे करना है। खामियाजा भुगतना पड़ा, 11 सीटों का नुकसान हुआ। बिल्कुल। अब सरकार, मतलब मेरे को तो लगता है ये मुख्यमंत्री की कुर्सी अभिशापित है। हो सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपू जी कैसे अभिशापित है। कैसे? अब देखिए आप, मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे इसलिए अभिशापित लगती है कि 15-20 साल से तो आप भी पत्रकारिता करी रहे हैं। अब देखिए, जब वसुंधरा राजे थी तब रोज ये आप सुनते थे ना कि अब जा रही मैडम, तो बिल्कुल मैडम तो जा रही, रूमर्स। हाँ, नया मुख्यमंत्री बनेगा, कौन बनेगा, ये वो फलाना, ऐसा ऐसा। फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, भाई साहब वो तो टीवी पर चल रहा था जा रहे हैं कि जा ही रहे गए नहीं, तो वो तो टीवी पर चल रहा था कि गए,
कई 5 साल, अब मैं 10 साल हो गए, आप समझ लीजिए। अब 2 साल से ये चल रहा है भजनलाल तो जी जा रहे हैं। भजनलाल तो जा ही रहे हैं, गुजरात मॉडल लागू हो रहा है। आज जैसे हनुमान बेनीवाल बिल्कुल ने ऐसे आदमी, और सुनिए, हाँ। यहाँ राजस्थान में जयपुर में बात भी आदमी ऐसे करता है कि जिससे बिल्कुल अमित शाह जी के बगल में से उठ के आ रहा है, और उन्होंने नहीं बताया है कि क्या होने वाला राजस्थान में। आरएलपी सुप्रीमो ने इस बात को डिक्लेयर किया आज साफ तौर पर रैली के अंदर, कहा कि जो अशोक गहलोत की सरकार जिन भाजपाइयों ने बचाई तो उन भाजपाइयों को इनाम दिया केंद्र की भाजपा ने। तो इसीलिए चोर चोर मौसेरे भाई, एक सरफराज और दूसरा नागराज, इस टिप्पणी से। नहीं, वो टिप्पणी तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने पहले कहा सांपनाथ है नागनाथ है संघ बीजेपी के लिए, वो भी ऐसे ही संघ में ही है ना, ठीक है ना। और संघमित्रा मौर्य के वो पिताजी है, उनने कहा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, संघमित्रा मौर्य जो सांसद थी बीजेपी से उत्तर प्रदेश में। हाँ, उत्तर प्रदेश में। हाँ। वो भी भौकाल मचाए हुए थे, बाद में संघमित्रा का भी टिकट कट गया इस चक्कर में। बीजेपी और कांग्रेस को अगर कोई राजनीतिक दल नया उभरा हुआ निर्दलीय या कोई छत्रप ये डरा देगा छोटी मोटी गाली गलौज से या छोटे मोटे धरने प्रदर्शन से, बहुत बड़ी गलतफहमी है। और मैं, ये जो नालियों में उफान है ना, ये उफान समंदर के नहीं है भाई। बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात आपने मुझे कही। ज्वार भाटा नहीं दिखता। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात और आपने नालियों में कही। उफान आएगा, बीजेपी सीवरेज कर देती तुरंत साफ एकदम क्लियर, बिल्कुल ये लो। निश्चित तौर पे बहुत बॉटम लेवल पे जाके रिमार्क करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करती है पूरे एरिया में, निश्चित जैसे वो तौर- सील कमांडो करते हैं ना अमेरिका के, हाँ, ऐसे हाँ। करती है बीजेपी। एक ऑपरेशन के तहत। हाँ, बहरहाल जो अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है उसकी और भी ताज़ा अपडेट्स के लिए आप हमें देखते रहिए, हमें कमेंट्स करते रहिए कि आपको किस तरह का लगा, क्या प्रश्न आपके जहन में उठ रहे हैं जिससे हम हमारे एक्सपर्ट से पूछें, आपकी राय लें। बहरहाल नरेश मीणा जो है कैंडिडेट हैं, एक युवा कैंडिडेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, जो है उन्होंने अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपना सफ़र शुरू किया और आज जो है दूसरी बार वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। कौन जीतता है, किसके पाले में जीत आती है, कौन विजेता रहेगा, ये भविष्य के गर्भ में है, वोटर्स पे डिपेंड करता है। मतदान होगा, मत पेटियाँ खुलेगी, उसके बाद नज़ारा समझ में आएगा कि क्या रिजल्ट रहा। लगातार हम आप तक चुनाव की और अपडेट्स और बातें पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। चंद्रशेखर सर, आपने आज जो पूरा लब्बो लुबाव था आज की रैली का वो बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।